कुछ लोग बुरे नहीं दिखते, वो चिल्लाते नहीं, वो मारते नहीं, वो गाली नहीं देते, वो बहुत सामान्य होते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है। अगर बुराई हमेशा डरावनी होती तो उसे पहचानना आसान होता, लेकिन असली बुराई अक्सर शांत होती है, सभ्य होती है और नैतिकता की भाषा बोलती है। यह ऑडियो बुक राक्षसों की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जो खुद को अच्छा मानते हैं और इसी वजह से कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। ये वो लोग होते हैं जो गलती कभी नहीं मानते, जो हर नुकसान का दोष किसी और पर डाल देते हैं और जो सच से भागते नहीं, सच को मोड़ देते हैं। लेखक एम स्कॉट पेक इन्हें कहते हैं पीपल ऑफ द लाई। झूठ इसलिए नहीं कि वो हर समय झूठ बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद से झूठ बोलते हैं। और जो इंसान खुद से झूठ बोल ले, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। ये लोग अपराध बोध नहीं महसूस करते, पछतावा नहीं करते, और जब नुकसान होता है तो वो कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया। ये किताब एक डरावना सवाल पूछती है, अगर बुराई मानसिक बीमारी नहीं है तो फिर वो क्या है? और अगर बुराई चिल्लाती नहीं तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? अगर इस ऑडियो बुक को सुनते हुए आपके मन में कभी ये ख्याल आए, मैं ऐसे किसी इंसान को जानता हूं, तो घबराइए मत। ये डर नहीं है, ये जागरूकता की शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन आप झूठ के लोगों को पहचान लेते हैं, उसी दिन उनकी ताकत कम होने लगती है। यह ऑडियो बुक आपको अंधेरे में नहीं ले जाएगी, यह आपको अंधेरे को देखने की आंख देगी। अध्याय 1, बुराई की समस्या, एक अनदेखा सच। बुराई हम जिस तरह से समझते आए हैं, असल में वैसी नहीं होती। हम सोचते हैं बुरा इंसान गुस्सैल होगा, हिंसक होगा या खुलकर नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल बुराई अक्सर शांत होती है, सामान्य होती है और समाज में पूरी तरह स्वीकार्य होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। एम स्कॉट पेक इस किताब की शुरुआत एक असहज सच्चाई से करते हैं कि बुराई कोई काल्पनिक चीज नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक वास्तविक मानसिक और नैतिक समस्या है। लेकिन समस्या यह है, हम उसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं वो ऐसा इंसान नहीं हो सकता, वो पढ़ा लिखा है, वो धार्मिक है, वो तो हमेशा सही लगता है। और इसी भरोसे में बुराई सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ये किताब ये नहीं कहती कि हर इंसान बुरा है, ये कहती है कुछ लोग बुराई को इतनी सफाई से ढक लेते हैं कि वो खुद भी उसे नहीं देखते। बुराई की सबसे पहली पहचान है जिम्मेदारी से इनकार। जहां इंसान कभी गलती नहीं मानता, कभी पछताता नहीं और हर समस्या का दोष किसी और पर डाल देता है, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन समाज इसे बुराई नहीं कहता, समाज इसे कहता है मजबूत व्यक्तित्व, सख्त इंसान, प्रिंसिपल्ड आदमी। यही अनदेखा सच है। बुराई हमेशा तोड़फोड़ नहीं करती, कई बार वो नियमों की आड़ में काम करती है, नैतिकता के नाम पर दबाव बनाती है और अच्छाई की भाषा में नुकसान पहुंचाती है। इसलिए एम स्कॉट पेक एक खतरनाक सवाल पूछते हैं, अगर कोई इंसान जानबूझकर सच से भागता है, अपने दोष नहीं देखता और दूसरों को ढाल बनाता है, तो क्या उसे सिर्फ कठिन स्वभाव कहकर छोड़ देना चाहिए या हमें उसे बुराई के रूप में देखने की हिम्मत करनी चाहिए? यह सवाल असहज है, क्योंकि इसका जवाब हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर करता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, बुराई दूसरों में नहीं, पहले हमारी समझ में छुपी होती है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि बुराई हमेशा डरावनी दिखती है, तब तक सबसे खतरनाक बुराई हमारी नजरों के सामने काम करती रहेगी। ये ऑडियो बुक आपको डराने नहीं आई है, ये आपको एक नई दृष्टि देने आई है, ताकि आप सिर्फ अच्छा दिखने वाले लोगों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान देना सीखें। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि बुराई को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है और हमारी ही सोच हमें कैसे अंधा बना देती है। अध्याय 2, बुराई को पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? बुराई को पहचानना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो बहुत चालाक होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे पहचानना नहीं चाहते। हमारे दिमाग में बुराई की एक तस्वीर बनी हुई है, डरावनी, क्रूर और साफ साफ दिखाई देने वाली। लेकिन जब बुराई इस तस्वीर में फिट नहीं बैठती, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे पहली गलती है। स्कॉट पेक कहते हैं हम बुराई को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो हमारी उम्मीदों के खिलाफ होती है, वो हमारे विश्वासों को चुनौती देती है। हम मानते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान बुरा नहीं हो सकता,
कि धार्मिक व्यक्ति नुकसान नहीं कर सकता, कि सभ्य भाषा बोलने वाला खतरनाक नहीं हो सकता, और इसी भरोसे में हम साफ संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। बुराई का एक बड़ा हथियार है सामान्यता। वो हर दिन के जीवन में घुली हुई होती है, परिवार में, कार्यालय में और समाज में। इसीलिए जब वो नुकसान करती है तो हम उसे गलती कह देते हैं, मजबूरी कह देते हैं या परिस्थिति कहकर छोड़ देते हैं। एक और वजह, बुराई अक्सर अपने आप को अच्छाई की भाषा में पेश करती है। वो कहती है, मैं सही हूं, मैं नैतिक हूं, मैं नियमों का पालन करता हूं। और जो इंसान खुद को हमेशा सही मानता है वो कभी खुद की जांच नहीं करता। यहीं से बुराई मजबूत होती है। एक बहुत असहज सच, हम बुराई को पहचानना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करने से हमें अपने फैसलों पर सवाल उठाने पड़ते हैं। हमें मानना पड़ता है कि हमने गलत इंसान पर भरोसा किया, कि हमने संकेतों को नजरअंदाज किया, और यह स्वीकार करना दर्दनाक होता है। इसलिए दिमाग सच से बचने के लिए बहाने ढूंढता है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, वो इतना भी बुरा नहीं है। हर किसी में कमी होती है, और इसी बचाव में हम बुराई को और समय दे देते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, बुराई अचानक नहीं दिखती, वो धीरे धीरे स्वीकार्य बनती है। जब तक आपको साफ दिखाई दे तब तक वो काफी नुकसान कर चुकी होती है। ये ऑडियो बुक आपको संदेह में जीना नहीं सिखा रही, यह आपको जागरूकता में जीना सिखा रही है, ताकि आप सिर्फ शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से इंसान को पहचानें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन लोगों की जो बाहर से पूरी तरह सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर से झूठ पर टिके होते हैं। झूठ के लोग। अध्याय 3, झूठ के लोग, सामान्य दिखने वाला अंधकार। झूठ के लोग अंधेरे में नहीं रहते, वो आपके आसपास रहते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनते हैं, आपकी ही भाषा बोलते हैं, और यही वजह है कि उन्हें पहचानना सबसे मुश्किल होता है। स्कॉट पेक इन्हें कहते हैं पीपल ऑफ द लाई। झूठ इसलिए नहीं कि वो हर समय झूठ बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वो सच से भागते हैं। ये लोग अपने बारे में एक साफ, अच्छा और नैतिक चित्र बनाकर रखते हैं, और इस चित्र को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो गलती उनकी नहीं होती, अगर किसी को चोट लगे तो जिम्मेदारी किसी और की होती है। झूठ के लोग खुद को कभी दोषी नहीं मानते, और यही उनकी सबसे खतरनाक पहचान है। बाहर से ये लोग पूरी तरह सामान्य दिखते हैं, अक्सर सभ्य, अनुशासित और नैतिक। समाज इन्हें अच्छा इंसान मान लेता है, लेकिन भीतर वहां एक गहरी जकड़न होती है। वो अपने भीतर की गलती, शर्म या असुरक्षा को देखने से इनकार करते हैं, और जब इंसान खुद से सच छुपा लेता है तो वो दूसरों के साथ ईमानदार नहीं रह सकता। झूठ के लोग अक्सर दूसरों पर नैतिकता थोपते हैं। वो नियमों की बात करेंगे, अनुशासन की बात करेंगे और सही गलत का लेखा जोखा रखेंगे, लेकिन ये नियम हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। अगर कोई उनके नियमों पर सवाल उठाए तो वो उसे समस्या बना देंगे। कभी कहेंगे तुम बहुत नकारात्मक हो, कभी तुम समझते नहीं, कभी ना तुम्हारा इरादा सही नहीं है। धीरे धीरे सवाल पूछने वाला खुद को गलत मानने लगता है। यही झूठ के लोगों की असल ताकत है। एक और गंभीर संकेत, ये लोग भावनात्मक जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर उनके व्यवहार से कोई टूट जाए तो वो कहेंगे वो तो बहुत संवेदनशील है, हमने कुछ गलत नहीं किया। उनके लिए दर्द कभी संकेत नहीं बनता, और जहां दर्द का मतलब कुछ ना हो वहां बुराई जड़ पकड़ लेती है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, झूठ के लोग राक्षस नहीं होते, वो खुद को बचाने में इतने व्यस्त होते हैं कि सच को मार देते हैं, और यही मारना सबसे शांत, सबसे सभ्य और सबसे खतरनाक हिंसा होती है। यह ऑडियो बुक आपको हर इंसान पर शक करना नहीं सिखा रही, यह आपको इतना सिखा रही है कि अच्छाई दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से पहचानी जाती है। अगले अध्याय में हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जिससे झूठ के लोग खुद को भी धोखा देते हैं। आत्मछल और आत्मधोखा। अध्याय 4, आत्मछल और आत्मधोखा। बुराई अक्सर दूसरों को धोखा देने से शुरू नहीं होती, बुराई खुद को धोखा देने से शुरू होती है। इसे ही स्कॉट पेक कहते हैं आत्मछल। आत्मछल का मतलब है जब इंसान जानते हुए भी सच से मुंह मोड़ ले। सच सामने होता है लेकिन इंसान उसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि सच देखने का मतलब है अपनी गलती मानना, अपनी कमजोरी स्वीकार करना और अपनी जिम्मेदारी उठाना, और यही झूठ के लोग नहीं कर पाते।
आत्मछल कोई अचानक किया गया फैसला नहीं होता। यह धीरे धीरे एक आदत बनता है। पहले इंसान एक छोटी गलती नजरअंदाज करता है, फिर अगली, फिर अगली। हर बार वो खुद से कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, परिस्थिति ऐसी थी, दूसरे भी ऐसा करते हैं। और इसी तरह सच थोड़ा थोड़ा धुंधला होता चला जाता है। आत्म धोखा यहां और गहरा हो जाता है। अब इंसान सिर्फ सच से नहीं भागता, वो एक नई कहानी बना लेता है। एक कहानी जिसमें वो हमेशा सही होता है, हमेशा नैतिक होता है और हमेशा पीड़ित होता है। इस कहानी में अगर किसी को चोट लगती है तो दोष उसका नहीं होता। अगर कोई सवाल उठाए तो वो इंसान समस्या बन जाता है। यही आत्म धोखे की असल पहचान है। सबसे खतरनाक बात, आत्म छल करने वाला इंसान खुद को बुरा नहीं मानता। वो खुद को सिद्धांतों वाला, अनुशासित या सख्त लेकिन सही मानता है। और इसी छवि को बचाने के लिए वो दूसरों को कुचल सकता है, बिना अपराध बोध के। एम स्कॉट पेक कहते हैं, जहां इंसान अपने दोष देखने से इनकार करता है, वहीं बुराई स्थायी हो जाती है। क्योंकि सुधार तभी संभव है जब गलती स्वीकारी जाए। लेकिन आत्मछल में गलती कभी स्वीकार नहीं होती, वो किसी और पर डाल दी जाती है। इस अध्याय का सबसे असहज सच, झूठ के लोग जानबूझकर हर समय झूठ नहीं बोलते, वे बस सच सुनने से इनकार कर देते हैं। और जब इंसान सच सुनना बंद कर देता है तो उसकी अंतरात्मा धीरे धीरे खामोश हो जाती है। यह ऑडियो बुक आपको दूसरों पर उंगली उठाने नहीं सिखा रही, यह आपको एक चेतावनी दे रही है कि आत्मछल हर इंसान में संभावना के रूप में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सच से टकराने की हिम्मत रखते हैं और कुछ उससे भागते रहते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि आत्मछल का पहला व्यवहारिक रूप क्या होता है। जिम्मेदारी से भागना। अध्याय 5, जिम्मेदारी से भागना। बुराई की पहली पहचान। बुराई की पहचान किसी बड़े अपराध से नहीं होती। उसकी शुरुआत एक बहुत छोटे लेकिन निर्णायक इनकार से होती है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, जहां इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, वहीं बुराई की जड़ पड़ जाती है। जिम्मेदारी से भागना मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ करता ही नहीं। अक्सर वो बहुत कुछ करता है, निर्णय लेता है, नियम बनाता है, दूसरों को दिशा देता है। लेकिन जब उन निर्णयों से किसी को नुकसान होता है तो वो पीछे हट जाता है। वो कहता है, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, मैंने तो सही किया, दूसरे ने समझा नहीं। यहां एक खतरनाक फर्क समझिए। गलती करना मानवीय है, लेकिन गलती के बाद जिम्मेदारी ना लेना, यही बुराई की शुरुआत है। झूठ के लोग अक्सर जिम्मेदारी को तकनीकी शब्दों में तोड़ देते हैं। वो कहेंगे, मैंने नियम के हिसाब से किया, मैंने जो कहा उसका मतलब वो नहीं था। अगर सामने वाला दुखी है तो यह उसकी समस्या है। इस तरह वो नैतिक जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेते हैं। और जब इंसान अपने काम के परिणामों से खुद को अलग कर ले तो वो दूसरों को आसानी से चोट पहुंचा सकता है, बिना खुद को दोषी महसूस किए। एक और महत्वपूर्ण बात, जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान अक्सर दूसरों से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मांगता है। वो कहेगा, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए, तुम्हें बेहतर होना चाहिए, लेकिन अपने लिए वो कोई मानक नहीं रखता। यही असमानता बुराई को स्थायी बनाती है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, जहां इंसान कभी नहीं कहता, यह मेरी गलती थी, वहां कोई सुधार संभव नहीं होता। और जहां सुधार असंभव हो जाए, वहीं बुराई स्थिर हो जाती है। यह ऑडियो बुक आपको हर इंसान की गलती गिनाने नहीं सिखा रही, यह आपको इतना सिखा रही है कि सच्ची अच्छाई परफेक्शन नहीं, जिम्मेदारी से मापी जाती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जिम्मेदारी से भागने के बाद अगला कदम क्या होता है, दोष दूसरों पर डालना। अगर आप चाहें तो अगला अध्याय तुरंत शुरू किया जा सकता है। अध्याय 6, दोष दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति बताइए। आगे बढ़ें। अध्याय 6, दोष दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाता तो अगला कदम लगभग तय होता है, दोष किसी और पर डाल देना। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं होता, यह आत्मरक्षा का एक तरीका बन जाता है। झूठ के लोग गलती को मानने से नहीं डरते, वो खुद को गलत मानने से डरते हैं। इसीलिए जब कुछ गलत होता है तो उनके दिमाग में पहला सवाल यह नहीं होता, मैंने क्या किया। पहला सवाल होता है, किसे दोष दिया जाए। और यह दोष सीधे सीधे नहीं डाला जाता,
ये बहुत शांत, बहुत सभ्य तरीके से किया जाता है। वो कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया होता, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था, तुमने बात को गलत समझ लिया। धीरे धीरे दोष उनके हाथ से निकलकर आपके कंधों पर आ जाता है और आप सोचने लगते हैं, शायद गलती मेरी ही थी। यही दोष स्थानांतरण की असली ताकत है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, झूठ के लोग अपने भीतर की गलती, शर्म और डर दूसरों में फेंक देते हैं ताकि उन्हें खुद महसूस न करना पड़े। यह प्रक्रिया अक्सर सबसे कमजोर व्यक्ति पर की जाती है, जो सवाल करता है, जो संवेदनशील है या जो रिश्ते को बचाना चाहता है, क्योंकि ऐसा इंसान दोष को उठा लेता है और जैसे ही आप दोष उठाते हैं, झूठ के लोग हल्के हो जाते हैं। एक और गंभीर संकेत, दोष डालने वाला इंसान खुद को पीड़ित के रूप में पेश करता है। वो कहेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता नहीं, सब मेरे खिलाफ हैं। इस कहानी में वो हमेशा सही और अकेला होता है और बाकी सब या तो गलत या नासमझ। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, दोष डालना सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सच को दफना देता है। और जब सच दफन हो जाता है तो रिश्ते बीमार हो जाते हैं। ये ऑडियो बुक आपको हर आरोप से डरना नहीं सिखा रही, ये आपको एक संकेत दे रही है। जहां बार बार आपको ही खुद को सही साबित करना पड़े, वहां कुछ बहुत गलत चल रहा है। अध्याय 7, अंतरात्मा का विनाश। अंतरात्मा कोई तेज आवाज नहीं होती, वो चिल्लाकर नहीं बताती कि कुछ गलत है। अंतरात्मा बहुत धीमी होती है, एक हल्की सी असहजता, एक छोटा सा अंदर का सवाल, क्या यह ठीक है? लेकिन झूठ के लोग इसी सवाल से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर यह सवाल सुना गया तो उन्हें रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और शायद अपनी गलती माननी पड़े। इसीलिए अंतरात्मा को धीरे धीरे चुप कराया जाता है। पहली बार जब कोई इंसान अपनी गलती नजरअंदाज करता है तो अंतरात्मा हल्की सी आवाज देती है। दूसरी बार आवाज कमजोर हो जाती है। तीसरी बार वो लगभग खामोश हो जाती है। यही अंतरात्मा का विनाश है। ये एक झटके में नहीं होता, यह आदत बनकर होता है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, झूठ के लोग जानबूझकर अंतरात्मा को नहीं मारते, वो बस हर बार उसे अनदेखा करते हैं और जो आवाज लगातार अनदेखी जाए वो एक दिन आना बंद कर देती है। जब अंतरात्मा मर जाती है तो इंसान खुद को किसी भी काम के लिए जायज ठहरा सकता है। वो कहेगा, मैंने सही किया, मेरी मंशा अच्छी थी, नतीजे मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब दर्द उसके लिए संकेत नहीं रहता, किसी के आंसू उसे नहीं रोकते, किसी का टूटना उसे असहज नहीं करता, क्योंकि वहां महसूस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और यह सबसे डरावनी स्थिति है, जब इंसान बिना नफरत के नुकसान करता है, बिना गुस्से के, बिना हिंसा के, सिर्फ ठंडे तर्कों के साथ। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, अंतरात्मा का विनाश इंसान को क्रूर नहीं बनाता, वो उसे निर्दयी रूप से सामान्य बना देता है। और यही सबसे खतरनाक रूप है। यह ऑडियो बुक आपको हर सख्त इंसान से डरना नहीं सिखा रही, यह आपको इतना सिखा रही है, जहां दर्द का कोई मतलब न रहे, जहां पछतावे की कोई जगह न हो, वहां अंधकार शांत होकर बस चुका होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अंतरात्मा के मरने के बाद इंसान के भीतर क्या बचता है। प्यार की कमी और भावनात्मक शून्यता। अध्याय 8, प्यार की कमी और भावनात्मक शून्यता। जब अंतरात्मा खामोश हो जाती है तो इंसान के भीतर जो सबसे पहले मरता है वो है प्यार। प्यार सिर्फ भावना नहीं है, प्यार किसी और के दर्द को महत्व देने की क्षमता है। और जहां दर्द का महत्व खत्म हो जाए, वहां प्यार अपने आप गायब हो जाता है। झूठ के लोग अक्सर भावनात्मक नहीं दिखते, वो सामान्य दिखते हैं। वो हंसते हैं, बात करते हैं, रिश्ते निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन भीतर वहां एक गहरी खाली जगह होती है। एम स्कॉट पेक इसे कहते हैं भावनात्मक शून्यता। इस शून्यता का मतलब यह नहीं कि वो कुछ महसूस ही नहीं करते, मतलब यह है वो दूसरों के लिए महसूस नहीं करते। उनकी भावनाएं खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर उन्हें चोट लगे तो वो महसूस करेंगे, अगर उनकी छवि को खतरा हो तो वो प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अगर कोई और टूटे तो वो उसे एक घटना की तरह देखेंगे, एक समस्या की तरह, एक असुविधा की तरह। यही प्यार की कमी और भावनात्मक शून्यता का फर्क है। ऐसे लोग रिश्तों में कभी गहराई से नहीं जुड़ते। वो नजदीकी चाहते हैं लेकिन समानता नहीं, वो साथ चाहते हैं लेकिन सहानुभूति नहीं।
इसलिए उनके रिश्ते अजीब तरह से खाली होते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर कुछ भी जीवित नहीं होता। और यही उनके साथ रहने वालों को सबसे ज्यादा भ्रमित करता है, क्योंकि आप सोचते हैं, वो इतना ठंडा क्यों है? उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्या मुझ में ही कोई कमी है? लेकिन कमी आप में नहीं होती। कमी उस खालीपन में होती है जहां प्यार होना चाहिए था। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, भावनात्मक शून्यता शोर नहीं करती, वो बहुत शांत होती है। और इसी शांति में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यह ऑडियो बुक आपको हर शांत इंसान से डरना नहीं सिखा रही। यह आपको इतना सिखा रही है, जहां सहानुभूति लगातार गायब रहे, जहां आपका दर्द कभी महत्व न पाए, वहां कुछ बहुत गहरा खोया हुआ है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह शून्यता कैसे नकली अच्छाई और नैतिकता के मुखौटे में छुप जाती है। नकली अच्छाई और नैतिकता का मुखौटा। अध्याय 9, नकली अच्छाई और नैतिकता का मुखौटा। नकली अच्छाई कभी बुरी नहीं दिखती। वो बहुत साफ सुथरी होती है, नियमों में बंधी होती है और नैतिक शब्दों से सजी होती है। यही वजह है कि हम उस पर सवाल नहीं उठाते। एम स्कॉट पेक कहते हैं, झूठ के लोग खुद को अच्छा साबित करने में असाधारण मेहनत करते हैं, क्योंकि अच्छाई उनके लिए एक मूल्य नहीं, एक ढाल होती है। ये लोग नैतिकता की बात बहुत करेंगे, यह सही है, यह गलत है, नियम ऐसे ही होते हैं। लेकिन यह नैतिकता हमेशा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। अगर कोई उनकी बात से आहत हो जाए तो वो कहेंगे, सच कड़वा होता है, मैं तो ईमानदार हूं। इस ईमानदारी में सहानुभूति नहीं होती, इस सच्चाई में जिम्मेदारी नहीं होती। यह नकली अच्छाई की पहली पहचान है। नकली अच्छाई दिखावे में बहुत मजबूत होती है, लेकिन भीतर खोखली होती है। वो प्यार की भाषा बोलती है, लेकिन प्यार की कीमत नहीं चुकाती। वो नैतिकता का झंडा उठाती है, लेकिन उसके नीचे किसी का दर्द छुपा होता है। और जब आप उस दर्द की बात करें तो आप नकारात्मक घोषित कर दिए जाते हैं। धीरे धीरे आप अपने अनुभव पर शक करने लगते हैं। शायद वो सही ही कह रहा है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। यही नकली अच्छाई का सबसे खतरनाक असर है, वो आपकी सच्चाई को गलत ठहराती है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, सच्ची अच्छाई कभी दर्द से नहीं डरती, वो अपने असर की जिम्मेदारी लेती है। वो सवालों से नहीं भागती, लेकिन नकली अच्छाई हमेशा अपने ऊपर नैतिक परत चढ़ाए रखती है, ताकि कोई यह ना पूछ सके, आपकी अच्छाई से किसे चोट लगी। ये ऑडियो बुक आपको नैतिकता से नफरत करना नहीं सिखा रही, ये आपको इतना सिखा रही है, जहां अच्छाई सवालों से डरने लगे, जहां नियम इंसान से बड़े हो जाए, वहां कुछ बहुत गलत छुपा हुआ होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह नकली अच्छाई अक्सर किस मानसिक संरचना से जुड़ी होती है। बुराई और नार्सिसिज्म का संबंध। अध्याय 10, बुराई और नार्सिसिज्म का संबंध। बुराई और नार्सिसिज्म अक्सर एक ही जैसे नहीं लगते। नार्सिसिस्ट अक्सर आत्मविश्वासी दिखता है, बुरा इंसान अक्सर खतरनाक समझा जाता है। लेकिन एम स्कॉट पेक यहां एक गहरी बात कहते हैं, बुराई नार्सिसिज्म से अलग नहीं होती, वो उसका सबसे कठोर रूप होती है। नार्सिसिज्म का मूल विचार है, मैं सही हूं, और बुराई का मूल विचार है, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यहीं से दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। नार्सिसिस्टिक इंसान अपनी छवि से बेहद जुड़ा होता है। उसे यह नहीं देखना कि उसने क्या किया, उसे यह देखना होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और जब उसकी छवि को खतरा होता है तो सच उसके लिए दुश्मन बन जाता है। यहीं से बुराई जन्म लेती है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, नार्सिसिस्ट अपनी गलती मान सकता है अगर उससे उसकी छवि न टूटे, लेकिन बुराई वहां शुरू होती है जहां इंसान छवि बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मेरे इरादे अच्छे थे, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये सब अपने भीतर के सच से भागने के तरीके हैं। नार्सिसिज्म जहां रुक सकता है, वहीं बुराई रुकती नहीं। बुराई अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है और फिर भी खुद को नैतिक मान सकती है। एक और महत्वपूर्ण फर्क, नार्सिसिस्ट ध्यान चाहता है, बुरा इंसान नियंत्रण चाहता है। ध्यान उसे अच्छा महसूस कराता है, नियंत्रण उसे सुरक्षित महसूस कराता है। और नियंत्रण के लिए वो दोष डाल सकता है, डर पैदा कर सकता है या नैतिकता का हथियार बना सकता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच,
बुराई आत्म प्रेम की अधिकता से नहीं बनती, वो आत्म जांच की कमी से बनती है। जहां इंसान खुद को देखने से इनकार कर दे, वहीं नार्सिसिज्म बुराई में बदल जाता है। ये ऑडियो बुक आपको हर आत्मविश्वासी इंसान से डरना नहीं सिखा रही। यह आपको इतना सिखा रही है, जहां कोई इंसान कभी खुद पर सवाल ना उठाए, जहां उसकी छवि सच से बड़ी हो जाए, वहां अंधकार शांत होकर जड़ जमा लेता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यही बुराई सबसे पहले कहां जड़ फैलाती है। परिवार में छुपी हुई बुराई। अध्याय 11। परिवार में छुपी हुई बुराई। परिवार हमारे लिए सुरक्षा का अर्थ होता है। वहीं से हम भरोसा सीखते हैं, वहीं से हम सही गलत का एहसास बनाते हैं। लेकिन जब बुराई परिवार के भीतर छुपी होती है, तो उसे पहचानना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां हम सवाल नहीं पूछते, हम मान लेते हैं। मैम स्कॉट पेक कहते हैं, परिवार में छुपी बुराई अक्सर अनुशासन, संस्कार और नैतिकता के नाम पर चलती है। वो खुली हिंसा नहीं होती, वो धीमी, नियमित और रोजमर्रा की होती है। परिवार का कोई सदस्य हमेशा सही होता है और बाकी सब हमेशा समझौता करने वाले। अगर कोई बच्चा दुखी हो तो कहा जाता है, ज्यादा मत सोचो। अगर कोई सवाल करे तो कहा जाता है, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। धीरे धीरे सच गलत बन जाता है और चुप्पी सही। परिवार में छुपी बुराई अक्सर एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। वो व्यक्ति खुद को नैतिक केंद्र मानता है, उसकी बात अंतिम होती है, उसकी गलती कभी चर्चा का विषय नहीं बनती, और जो कोई उस पर सवाल उठाए, वो परिवार की समस्या घोषित कर दिया जाता है। यहां दोष बाहर से नहीं आता, वो घर के भीतर बनाया जाता है। बच्चे सबसे पहले इस बुराई को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि बच्चा यह मान नहीं सकता कि परिवार गलत हो सकता है, इसलिए वो यह मान लेता है, मैं ही गलत हूं। यही परिवार में छुपी बुराई का सबसे स्थायी असर है। एक ऐसा इंसान बनना जो आगे चलकर हर रिश्ते में खुद को दोषी मान लेता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, जहां परिवार सच सुनने से डरने लगे, वहां बुराई संरचना बन जाती है। यह ऑडियो बुक आपको परिवार से नफरत करना नहीं सिखा रही, यह आपको इतना सिखा रही है कि सम्मान डर से नहीं, ईमानदारी से बनता है, और जहां सच बोलने पर सजा मिले, वहां चुप्पी प्यार नहीं होती। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस छुपी हुई बुराई का सबसे गहरा असर किस पर पड़ता है। बच्चों पर। अध्याय 12। बच्चों पर बुराई का प्रभाव। बच्चों के लिए दुनिया की पहली सच्चाई परिवार होता है। वहीं से वो सीखते हैं प्यार कैसा होता है, गलती कैसे मानी जाती है, और सच बोलने की क्या कीमत होती है। लेकिन जब परिवार में बुराई छुपी हो, तो बच्चा सबसे पहले खुद पर सवाल उठाता है, क्योंकि बच्चा ये मान ही नहीं सकता कि जिन पर वो निर्भर है वो गलत हो सकते हैं। इसलिए वो सोचता है, शायद गलती मेरी है, शायद मैं ही ठीक नहीं हूं। यही बुराई का पहला उपहार है, आत्मसंदेह। एम स्कॉट पेक कहते हैं, जब बच्चों के दर्द को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, तो वो दर्द महसूस करना बंद नहीं करते, वो दर्द को छुपाना सीख जाते हैं। बच्चा रोना बंद कर देता है, सवाल पूछना छोड़ देता है, और धीरे धीरे खुद को छोटा करने लगता है। वो सीखता है, सुरक्षा सच से नहीं, चुप्पी से मिलती है, और यही सीख बड़े होकर उसकी पहचान बन जाती है। ऐसे बच्चे अक्सर बहुत अच्छे दिखते हैं, जिम्मेदार, समझदार, शांत। लेकिन यह अच्छाई स्वतंत्र नहीं होती, ये डर से बनी होती है। डर इस बात का कि अगर उन्होंने अपनी भावना दिखाई तो प्यार छिन जाएगा, और यही डर उन्हें आगे चलकर ऐसे रिश्तों में ले जाता है जहां वो फिर से खुद को खो देते हैं। एक और गंभीर असर, बुराई के माहौल में पले बच्चे सीमाएं नहीं सीखते, क्योंकि सीमा का मतलब उनके लिए सज्जा बन जाता है। इसीलिए बड़े होकर वो या तो हर बात सहते हैं या अचानक टूट जाते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, बच्चे बुराई को समझ नहीं पाते, लेकिन उसे अपने भीतर ढोते हैं, और अगर उस दर्द को शब्द ना मिले, तो वो पूरी जिंदगी रिश्तों में खामोशी बनकर उभरता रहता है। ये ऑडियो बुक आपको अतीत में फंसाने नहीं आई है, यह आपको एक नई दृष्टि देने आई है कि जो आपने बचपन में सहा, वो आपकी पहचान नहीं था, वो एक परिस्थिति थी जिससे निकलना अब संभव है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यही बच्चे बड़े होकर क्यों आसानी से दोषी ठहरा दिए जाते हैं। पीड़ित को ही दोषी ठहराने की मानसिकता। अध्याय 13। पीड़ित को ही दोषी ठहराने की मानसिकता। जब बुराई खुद को बचाना चाहती है, तो वो सबसे पहले एक काम करती है, पीड़ित को ही दोषी बना देती है। यह प्रक्रिया शोर से नहीं होती, ये बहुत सभ्य, बहुत तार्किक और बहुत सामान्य लगती है।
एम स्कॉट पेक कहते हैं, झूठ के लोग अपने किए का बोझ उठा नहीं पाते, इसलिए वो बोझ किसी और के कंधों पर रख देते हैं। और अक्सर यह कोई और वही होता है जो पहले ही टूटा हुआ होता है। पीड़ित से कहा जाता है, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम बातों को बढ़ा देते हो, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। धीरे धीरे मुद्दा बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या हुआ, सवाल यह बन जाता है कि आपने कैसे प्रतिक्रिया दी। और यही सच्चाई दूसरी पंक्ति में चली जाती है। पीड़ित पहले ही खुद पर शक करता है, और जब बाहर से वही संदेश मिलता है तो वो उसे सच मान लेता है। वो सोचता है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझे ही बदलना चाहिए। यही पीड़ित को दोषी ठहराने की असल ताकत है। यह न सिर्फ बुराई को बचाती है, बल्कि पीड़ित की आवाज भी छीन लेती है। एक और खतरनाक पहलू, जब समाज भी इसी मानसिकता को दोहराता है। इतना भी क्या हुआ, घर की बात है, हर रिश्ते में ऐसा होता है। इन वाक्यों में सहानुभूति नहीं होती, इनमें चुप कराने की संस्कृति होती है। और जब पीड़ित को लगातार खुद को साबित करना पड़े तो वो एक दिन बोलना ही छोड़ देता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, जहां पीड़ित को अपनी पीड़ा समझाने की मजबूरी हो, वहां न्याय पहले ही हार चुका होता है। यह ऑडियो बुक आपको पीड़ित की भूमिका में रहने नहीं सिखा रही, यह आपको एक पहचान दे रही है कि अगर आपको बार बार खुद को ही दोषी ठहराया जा रहा है तो समस्या आपकी भावना नहीं, किसी और की जिम्मेदारी से भागने की आदत है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि यह मानसिकता अकेले कैसे नहीं रहती, यह समूह और समाज में कैसे फैलती है। समूह, समाज और सामूहिक बुराई। अध्याय 14, समूह, समाज और सामूहिक बुराई। बुराई हमेशा अकेले नहीं होती। जब उसे समूह का साथ मिल जाए तो वो और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक इंसान का व्यवहार नहीं रहती, वो सामान्य नियम बन जाती है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, समूह में बुराई इसलिए पनपती है क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब कोई यह नहीं कहता मैंने किया, सब कहते हैं सब ऐसे ही करते हैं, नियम यही है, हम क्या कर सकते हैं। और इसी में व्यक्तिगत नैतिकता गुम हो जाती है। समाज अक्सर बुराई को सीधे समर्थन नहीं देता, वो उसे नजरअंदाज करता है। और नजरअंदाज करना सबसे सुरक्षित सहयोग होता है। जब कोई सवाल उठाए तो कहा जाता है, इतना भी क्या सोचना, सिस्टम ऐसा ही है, तुम अकेले क्या बदल लोगे। धीरे धीरे सवाल पूछने वाला समस्या बन जाता है और चुप रहने वाला समझदार। यही सामूहिक बुराई की पहचान है। एक और खतरनाक बात, समूह अक्सर नैतिक भाषा का इस्तेमाल करता है, देश के लिए, परंपरा के लिए, धर्म के लिए, अनुशासन के लिए। इन बड़े शब्दों के पीछे अक्सर किसी व्यक्ति का दर्द छुपा होता है, लेकिन क्योंकि दर्द व्यक्तिगत है और कारण सामूहिक, तो दर्द महत्व खो देता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, सामूहिक बुराई कभी खुद को बुराई नहीं कहती, वो खुद को जरूरी कहती है, व्यवहारिक कहती है, व्यवस्था कहती है। और जो इंसान इस व्यवस्था पर सवाल उठाए वो असुविधा बन जाता है। यह ऑडियो बुक आपको समाज से नफरत करना नहीं सिखा रही, यह आपको इतना सिखा रही है कि जब सब चुप हों तब चुप्पी सुरक्षित नहीं होती, और जब गलत को सामान्य बना दिया जाए तो सच बोलना एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि बुराई किस तरह धर्म और आध्यात्मिकता का गलत इस्तेमाल करती है। धर्म और बुराई का गलत उपयोग। अध्याय 15, धर्म और बुराई का गलत उपयोग। धर्म असल में इंसान को और ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए होता है, लेकिन जब बुराई धर्म को पकड़ लेती है तो वो जिम्मेदारी नहीं, छूट बन जाता है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, बुराई धर्म से नहीं आती, लेकिन धर्म की भाषा बुराई के लिए सबसे सुरक्षित आवरण बन जाती है, क्योंकि धर्म सवालों से ऊपर मान लिया जाता है। जब कोई इंसान अपने काम को धर्म से जोड़ देता है तो वो अपने व्यवहार को जांच से बाहर ले जाता है। अब अगर कोई उस पर सवाल उठाए तो सवाल व्यवहार पर नहीं, आस्था पर हमला घोषित कर दिया जाता है। यहीं से बुराई अदृश्य हो जाती है। धर्म का गलत उपयोग अक्सर बहुत शांत होता है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई बहस नहीं करता, बस कहा जाता है यही सही है, यही मर्यादा है, यही ईश्वर की इच्छा है। और इस एक वाक्य के बाद हर चर्चा खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जहां धर्म दया, करुणा और आत्म जांच से अलग हो जाए,
वहां वो बुराई का औजार बन जाता है। ऐसे माहौल में दर्द को परीक्षा कहा जाता है, अन्याय को अनुशासन और चुप्पी को श्रद्धा। पीड़ित से कहा जाता है, सहन करो, ईश्वर सब देख रहा है, तुम्हारे कर्म होंगे। लेकिन बुराई यहीं छुपी होती है। जब सहन हमेशा एक ही इंसान से मांगा जाए और ताकतवर कभी जवाबदेह ना हो। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, सच्चा धर्म कभी सवालों से नहीं डरता। वो अंतरात्मा को तेज करता है, सुन्न नहीं करता। और जहां धर्म दोष से बचने का बहाना बन जाए, वहां वो आध्यात्मिकता नहीं, नैतिक पतन होता है। ये ऑडियो बुक आपसे आस्था छीनने नहीं आई, ये आपको एक फर्क सिखाने आई है। धर्म जो आपको और इंसान बनाता है और धर्म जो आपको चुप कराता है। अगले अध्याय में हम एक जरूरी अंतर समझेंगे कि बुराई और मानसिक बीमारी एक चीज क्यों नहीं है। बुराई बनाम मानसिक बीमारी। अध्याय 16, बुराई बनाम मानसिक बीमारी। हम अक्सर एक आसान रास्ता चुन लेते हैं। जब कोई इंसान लगातार नुकसान पहुंचाता है तो हम कह देते हैं वो बीमार है। ये बात सुनने में सहानुभूति भरी लगती है, लेकिन कई बार यही बात सच से भागने का तरीका बन जाती है। स्कॉट पेक स्पष्ट कहते हैं, बुराई और मानसिक बीमारी एक चीज नहीं है। मानसिक बीमारी में इंसान अक्सर परेशान होता है, उलझा हुआ होता है और कई बार अपने व्यवहार से खुद भी दुखी होता है। लेकिन बुराई में एक अलग पैटर्न होता है। यहां इंसान अपने व्यवहार को समस्या नहीं मानता, वो इलाज नहीं चाहता, वो बदलाव नहीं चाहता। वो सिर्फ यह चाहता है कि उसकी छवि सुरक्षित रहे। मानसिक बीमारी में अक्सर अपराध बोध मौजूद होता है। बुराई में अपराध बोध नहीं होता या बहुत जल्दी तर्कों से दबा दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण फर्क, मानसिक बीमारी में इंसान मदद लेने को तैयार हो सकता है, लेकिन बुराई में मदद अपमान लगती है, क्योंकि मदद लेने का मतलब है यह मानना कि कुछ गलत है। और जहां इंसान कभी खुद को गलत ना मान सके, वहां बुराई स्थिर हो जाती है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, हम बुराई को मानसिक बीमारी कहकर अक्सर उसे जवाबदेही से बचा लेते हैं, और यही सबसे खतरनाक गलती होती है, क्योंकि इलाज तभी संभव है जब समस्या स्वीकारी जाए। ये ऑडियो बुक आपको निर्दयी नहीं बना रही, ये आपको स्पष्ट बना रही है, ताकि आप दया और अंधी माफी में फर्क कर सकें और समझ सकें हर दर्द इलाज मांगता है, लेकिन हर नुकसान माफी के लायक नहीं होता। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि बुराई से टकराने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बुराई से टकराने की मानसिक कीमत। अध्याय 17, बुराई से टकराने की मानसिक कीमत। बुराई से टकराना किसी फिल्म का दृश्य नहीं होता। यह तालियां नहीं लाता, यह तुरंत जीत नहीं देता। अक्सर यह आपको अकेला कर देता है। जब आप बुराई को पहचान लेते हैं तो सबसे पहले जो टूटता है वो है आपका भ्रम। भ्रम कि सब ठीक हो सकता है, भ्रम कि अगर आप चुप रहें तो शांति बनी रहेगी। लेकिन जब आप सच देखते हैं तो आप वापस अनजान नहीं बन सकते, और यही पहली मानसिक कीमत है, सुकून का खो जाना। स्कॉट पेक कहते हैं, बुराई से टकराने वाला इंसान अक्सर समाज के लिए असुविधा बन जाता है, क्योंकि वो उन सवालों को उठाता है जिनसे लोग भागना चाहते हैं। अब आपको कहा जाएगा, तुम बहुत नकारात्मक हो, तुम चीजों को बिगाड़ रहे हो, इतना सोचने की क्या जरूरत है। और यह सब सुनते सुनते आप खुद पर शक करने लगते हैं। यह दूसरी कीमत है, आत्मसंदेह। बुराई से टकराना आपको सामाजिक रूप से महंगा पड़ सकता है। दोस्त दूर हो सकते हैं, परिवार असहज हो सकता है, रिश्ते ठंडे पड़ सकते हैं, क्योंकि आप अब चुप नहीं हैं, और चुप्पी हमेशा समूह को आराम देती है। तीसरी कीमत, अकेलापन। लेकिन इस अकेलेपन में एक सच्चाई भी होती है। आप अब खुद से झूठ नहीं बोल रहे, आप सच के साथ खड़े हैं, भले ही थोड़े लोग हों। और यही एक बहुत गहरी बात है, जो इंसान बुराई से टकराता है वो खुद भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि सच आपसे ईमानदारी मांगता है। आपको अपने भीतर भी देखना पड़ता है, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी सीमाएं। यह आसान नहीं होता। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, बुराई से टकराने की कीमत होती है, लेकिन बुराई के साथ जीने की कीमत और ज्यादा होती है, क्योंकि वहां आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खोते हैं। ये ऑडियो बुक आपको हीरो बनने को नहीं कह रही, ये आपको इतना बता रही है कि अगर आप सच चुनते हैं तो रास्ता कठिन होगा, लेकिन आप अकेले नहीं टूटेंगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि इस टकराव के बाद उपचार की संभावना कहां से शुरू होती है, सच्चाई
ईमानदारी और उपचार। अध्याय 18। सच्चाई, ईमानदारी और उपचार। सच कभी कभी कठोर लगता है। वो आराम नहीं देता, वो बहाने नहीं देता, लेकिन सच एक काम जरूर करता है। वो आपको टूटने से रोकता है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, जहां बुराई सच से भागती है वहीं उपचार सच से शुरू होता है। उपचार का पहला कदम है ईमानदारी। ईमानदारी दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए। खुद से यह मान लेना, जो हुआ वो गलत था, जो महसूस हुआ वो जायज था। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह हिम्मत है। क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव को नाम नहीं देंगे, तब तक दर्द अंदर बिना दिशा के घूमता रहेगा। दूसरा कदम, जिम्मेदारी को सही जगह रखना। उपचार तभी होता है जब आप वो बोझ अपने ऊपर से हटा देते हैं जो आपका था ही नहीं। आप ये मानते हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं किसी और के चुनावों के लिए। यह सोच आपको हल्का बनाती है। तीसरा कदम, भावनाओं को वैध मानना। दुख, गुस्सा, उलझन, ये सब उपचार के दुश्मन नहीं हैं। ये संकेत हैं कि कुछ अंदर से सच बोल रहा है। जब आप इन भावनाओं को दबाते नहीं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। चौथा कदम, सहयोग स्वीकार करना। उपचार अकेले नहीं होता। किसी भरोसेमंद इंसान से सच बोल पाना, दोस्त, परामर्शदाता या मार्गदर्शक, यह आपको वास्तविकता से जोड़ता है। और वास्तविकता बुराई का सबसे बड़ा विरोधी है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, उपचार मतलब सब भूल जाना नहीं है। उपचार मतलब है सच के साथ जीना सीखना, बिना हर दिन घायल हुए। ये ऑडियो बुक आपको तुरंत ठीक होने का वादा नहीं करती। यह आपको एक रास्ता दिखाती है, धीमा, ईमानदार और स्थायी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस जागरूकता की जो उपचार को जीवन शैली बनाती है। बुराई को पहचानने की जागरूकता। अध्याय 19। बुराई को पहचानने की जागरूकता। जागरूकता का मतलब हर किसी पर शक करना नहीं होता। जागरूकता का मतलब है अब आप खुद से झूठ नहीं बोलते। एम स्कॉट पेक कहते हैं, बुराई को पहचानना किसी सूची को याद करने से नहीं होता। यह एक आंतरिक अनुशासन है, सच के प्रति ईमानदार रहने का। सबसे पहले यह समझिए, बुराई हमेशा तेज संकेत नहीं देती। वो छोटे छोटे पैटर्न में दिखाई देती है। जैसे कोई इंसान लगातार जिम्मेदारी से बचता है, हर बात का दोष किसी और पर डाल देता है और कभी अपने असर की चिंता नहीं करता। ये संकेत अचानक नहीं आते, ये बार बार दिखते हैं। जागरूकता यहीं से शुरू होती है, दोहराव को देखना। दूसरा संकेत, सच से असहजता। जहां भी सच बोलने पर तनाव बढ़ जाए, जहां सवाल पूछने से रिश्ता बिगड़ने लगे, वहां कुछ छुपाया जा रहा है। सच्चे लोग सवालों से नहीं डरते, वे जवाब देने की कोशिश करते हैं। बुराई हमेशा सवाल को समस्या बना देती है। तीसरा संकेत, अंतरात्मा की अनदेखी। जब कोई इंसान बार बार अपने भीतर की असहजता को तर्कों से दबा दे, तो वो धीरे धीरे संवेदनहीन होता जाता है। जागरूक इंसान यह देख पाता है कि कहां संवेदनशीलता गायब हो रही है। चौथा संकेत, आपका अपना अनुभव। अगर किसी के साथ रहकर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, उलझन में रहते हैं या बार बार खुद को दोषी मानते हैं, तो यह संयोग नहीं होता। जागरूकता आपको अपने अनुभव पर भरोसा करना सिखाती है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, जागरूकता आपको कठोर नहीं बनाती, वो आपको स्पष्ट बनाती है। आप अब हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हर इंसान को दुश्मन भी नहीं मानते। आप व्यवहार देखते हैं, शब्द नहीं। और यही सबसे सुरक्षित नजरिया है। ये ऑडियो बुक आपको डर के साथ जीना नहीं सिखा रही, यह आपको इतना सिखा रही है कि जब आप सच के प्रति ईमानदार होते हैं, तो बुराई अपनी पकड़ खो देती है। अगले अध्याय में हम व्यावहारिक दिशा में आगे बढ़ेंगे कि जागरूकता के बाद खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। झूठ के लोगों से स्वयं की रक्षा। अगर आप चाहें, अध्याय 20, झूठ के लोगों से स्वयं की रक्षा। झूठ के लोगों से खुद को बचाने का मतलब उनसे युद्ध करना नहीं है, मतलब है उनकी चालों में फंसना बंद करना। सबसे पहला नियम, सीमाएं स्पष्ट रखें। झूठ के लोग अस्पष्टता में फलते फूलते हैं। जब आप धुंधली बात करते हैं, लंबी सफाई देते हैं या हर बार खुद को साबित करते हैं, तो आप उनके खेल में कदम रख देते हैं। आपका ना सीधा होना चाहिए, शांत होना चाहिए और दोहराया नहीं जाना चाहिए। दूसरा नियम, भावनात्मक दूरी बनाए रखें। यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। झूठ के लोग आपकी प्रतिक्रिया से ताकत लेते हैं।
आपका अपराध बोध, आपका डर, आपकी सफाई। जब आप कम प्रतिक्रिया देते हैं तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। तीसरा नियम, तथ्यों पर टिके रहें। वे कहानियां बदलते हैं, मतलब मोड़ते हैं, और यादों को अपने हिसाब से ढालते हैं। आप बहस में मत जाइए, जो हुआ उसी पर टिकी, सरल शब्दों में, बिना भावुक हुए। चौथा नियम, समर्थन तंत्र बनाएं। झूठ के लोग अकेलेपन में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। एक दो भरोसेमंद लोग जिनसे आप खुलकर सच बोल सकें, वो आपकी ढाल बनते हैं। सच अकेले में कमजोर पड़ता है, साझा होने पर मजबूत होता है। पांचवा नियम, अपने अनुभव पर भरोसा रखें। अगर किसी के साथ रहकर आप बार बार खुद पर शक करने लगें, तो यह संकेत है, आपका अनुभव सबूत है। उसे नजरअंदाज मत कीजिए। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, आप किसी को बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप सिर्फ खुद को बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। और जब आप यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं, तो झूठ के लोगों की ताकत अपने आप कम होने लगती है। अगले अध्याय में हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़ेंगे कि जिम्मेदारी, प्रेम और आत्मचेतना कैसे एक नया रास्ता बनाते हैं। जिम्मेदारी, प्रेम और आत्मचेतना। अध्याय 21, जिम्मेदारी, प्रेम और आत्मचेतना। अब तक हमने बुराई को देखा, उसके तरीके देखे, उसके असर देखे, लेकिन अब यह सवाल जरूरी है, अगर बुराई झूठ, पलायन और आत्मछल से बनती है, तो फिर अच्छाई किससे बनती है? एम स्कॉट पेक इसका जवाब 3 शब्दों में देते हैं, जिम्मेदारी, प्रेम और आत्मचेतना। सबसे पहले, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब है जब गलती हो तो यह कह पाना, यह मेरी गलती थी। और यह वाक्य बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि जहां जिम्मेदारी ली जाती है, वहां बुराई रुक जाती है। झूठ के लोग इसी वाक्य से डरते हैं, लेकिन स्वस्थ इंसान इसी वाक्य से मजबूत बनता है। दूसरा, प्रेम। प्रेम भावुकता नहीं है। प्रेम किसी को खुश करने की कोशिश नहीं है। प्रेम दूसरे के अस्तित्व को महत्व देना है, उसके दर्द को सुनना है, उसके अनुभव को झुठलाना नहीं है। जहां प्रेम होता है, वहां दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां प्रेम नहीं होता, वहां नैतिकता भी हथियार बन जाती है। तीसरा, आत्मचेतना। आत्मचेतना का मतलब है अपने भीतर नजर डालने की हिम्मत। ये पूछ पाना, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं सच में क्यों ऐसा कर रहा हूं। आत्मचेतना बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि बुराई खुद को देखने से भागती है, और जो इंसान खुद को ईमानदारी से देख ले, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में अटक जाता है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, जहां जिम्मेदारी हो वहां झूठ टिक नहीं पाता, जहां प्रेम हो वहां बुराई को जमीन नहीं मिलती, और जहां आत्मचेतना हो वहां अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। यह ऑडियो बुक आपको अच्छा इंसान बनने का उपदेश नहीं दे रही, यह आपको एक दिशा दे रही है कि अगर आप इन 3 चीजों के साथ जीना सीख लें, तो आप झूठ के लोगों से नहीं, झूठ से ही बाहर आ जाते हैं। अब आखिरी अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का समापन करेंगे कि सच के साथ जीना क्यों कठिन है, लेकिन क्यों वही एकमात्र रास्ता है। सच के साथ जीना, अच्छाई की कठिन राह। अध्याय 22, सच के साथ जीना, अच्छाई की कठिन राह। सच के साथ जीना कोई आसान फैसला नहीं होता। सच आराम नहीं देता, वो बहाने नहीं देता, और वो हमसे ईमानदारी मांगता है। एम स्कॉट पेक कहते हैं, बुराई का रास्ता आसान होता है, क्योंकि वहां सवाल नहीं होते, वहां जिम्मेदारी नहीं होती, और वहां आत्मचेतना की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अच्छाई की राह कठिन होती है, क्योंकि वहां हर दिन अपने भीतर झांकना पड़ता है। सच के साथ जीना मतलब है, जब आप गलत हों तो यह मान लेना, जब आपने किसी को चोट पहुंचाई हो तो उसे नजरअंदाज ना करना, और जब कोई आपको सच दिखाए तो उससे भागना नहीं। यह राह आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन यह राह आपको ईमानदार बनाती है, और ईमानदारी ही वो जमीन है जहां बुराई खड़ी नहीं हो पाती। इस रास्ते पर आप अकेले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई सच के साथ जीने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होता, यह एक शांत और स्पष्ट अकेलापन होता है, जहां आप खुद से नजरें नहीं चुराते। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, अच्छाई किसी पहचान का नाम नहीं है, यह एक रोज का चुनाव है। हर दिन सच को चुनना, हर दिन जिम्मेदारी को चुनना, और हर दिन दूसरे इंसान के दर्द को महत्व देना। यह ऑडियो बुक यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह सवाल आपके साथ रह जाएगा,
आप किस रास्ते पर चलना चुनते हैं? आसान रास्ते पर, जहां झूठ सुरक्षा देता है, या कठिन रास्ते पर, जहां सच आपको मुक्त करता है? यह चुनाव आपका है, और यही इंसान होने का सबसे गहरा अर्थ है। और अब, जब आप इस ऑडियो बुक के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। बुराई हमेशा चेहरे पर लिखी नहीं होती। वो चिल्लाती नहीं, वो खुद को राक्षस नहीं कहती। वो अक्सर नैतिकता की भाषा बोलती है, सही होने का दावा करती है, और खुद को कभी गलत नहीं मानती। इस किताब का मकसद आपको डराना नहीं था। इसका मकसद आपको ज्यादा इंसान बनाना था, ताकि आप अच्छाई को दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से पहचान सकें। ताकि आप यह समझ सकें, जहां सच से भागा जाए, जहां सवालों से डर लगे, और जहां दूसरे के दर्द का कोई मतलब ना हो, वहां अंधकार शांत होकर बस चुका होता है। लेकिन इसका दूसरा सच भी है। बुराई अपराजेय नहीं होती। वो सच के सामने कमजोर पड़ती है। वो आत्मचेतना से घबराती है, और वो जिम्मेदारी के सामने टिक नहीं पाती। अगर इस ऑडियो बुक को सुनते हुए कभी आपको अपने जीवन का कोई रिश्ता, कोई अनुभव, या कोई चेहरा याद आया हो, तो खुद को कमजोर मत समझिए। यह जागरूकता है, और जागरूकता हमेशा आजादी की पहली सीढ़ी होती है। आपका काम हर बुराई से लड़ना नहीं है। आपका काम इतना है, खुद से झूठ न बोलना, क्योंकि जिस दिन आपने सच के साथ जीना चुन लिया, उसी दिन झूठ के लोगों की ताकत आप पर खत्म हो जाती है। यह था पीपल ऑफ द लाई, एम स्कॉट पेक का हिंदी विश्लेषण। याद रखिए, अच्छाई आसान नहीं होती, लेकिन वही आपको पूरा इंसान बनाती है। अपना ख्याल रखिए, सच के साथ रहिए, क्योंकि यही सबसे कठिन और सबसे सही राह है।